सिंपलेक्स मेथड, मैंने एक एग्जांपल दिखाया था शायद आपको ना, वो एग्जांपल बताओ क्या था, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार जल्दी से, कॉपी बंद करो जल्दी से। सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट कर देते अपन। तो पहला क्वेश्चन एलपीपी में कहां से बनेगा? एलपीपी में पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा? ग्राफिकल मेथड से। पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा? ग्राफिकल मेथड से। दूसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा? दूसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा? आधारी हल। आधारी हल कहां से बनेगा? आधारी हल। तीसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा? कॉन्वेक्स सेट। कहां से बनेगा? कॉन्वेक्स सेट। तो ये तीन तो अपन कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन कहां से बनेगा? सर सिंपलेक्स मेथड से, वो अपना रनिंग में है। तो ग्राफिकल कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बता दिया था, और फिर उसके बाद आधारी हलों को कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन ने देख लिया। कॉन्वेक्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अपन ने देख लिया। आज अपन देखेंगे कि भाई जो आपके सिंपलेक्स मेथड है उस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले अपन थ्योरी को कवर करेंगे, बाद में अपन क्वेश्चन कैसे आते हैं उन पे बात करेंगे। तो थ्योरी में सबसे पहले मैंने देखा था कि भाई सिंपलेक्स मेथड है वो किसके लिए यूज करते हैं अपन। सर अपन एलपीपी को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये कब अप्लाई करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा चर अपन को दे रखे हो तब इसको काम में लेते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि दो चरों वाली अगर एलपीपी है तो अपन उसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं, लेकिन तीन या तीन से ज्यादा अगर चर आ जाते हैं तो वहां पे फिर अपन अप्लाई करते हैं सिंपलेक्स मेथड। और सिंपलेक्स मेथड में सबसे पहले में देखना है कि उसका जो उद्देश्य फलन है वो मैक्सिमम का होना चाहिए। अगर नहीं है तो माइनस से गुणा करके उसको मैक्सिमम बनाते हैं। पहली कंडीशन ये थी। दूसरा क्या था कि सर जो आवश्यकता सदिश है, यानी जो इधर अपने पास जो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू और इसके बाद जो वेक्टर होते हैं उसको आवश्यकता सदिश कहते हैं, ये सारे के सारे सर धनात्मक होने चाहिए। अगर धनात्मक नहीं है तो माइनस से गुणा करके धनात्मक बनाते हैं। बताओ, आवश्यकता सदिश है वो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको धनात्मक बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। फिर हमने देखा था कि सर सिंपलेक्स मेथड यूज करने के लिए हम इन असमीकाओं को समीकरणों में बदलते हैं। और समीकरणों में बदलने के रूल क्या होते हैं कि सर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो वहां पे एक वेरिएबल ऐड किया जाता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वहां पे एक वेरिएबल घटाया जाता है। तो जो वेरिएबल ऐड करते हैं उसको स्लैक वेरिएबल कहते हैं, और जो वेरिएबल घटाते हैं उसको क्या कहते हैं? सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। और स्लैक वेरिएबल का मतलब होता है न्यूनता पूरक चर, और सरप्लस वेरिएबल का मतलब होता है आधिक्य पूरक चर। बात समझ आ गई थी? फिर मैंने कहा था कि भाई इसमें अपन सिंपलेक्स मेथड जब बनाते हैं तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलती है? इकाई मैट्रिक्स मिलती है। अगर इकाई मैट्रिक्स बन गई तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि समीकरणों में बदलने के बाद इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेगी। तो उस इकाई मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? कृत्रिम चर ऐड करते हैं। और इस कृत्रिम चर की जो मूल्य है वो माइनस एम रखा जाता है, और जो अपन ने स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल जो अपन ने यूज लिए थे उनका जो मूल्य है वो क्या रखा जाता है? जीरो रखा जाता है। यानी वो उद्देश्य फलन में जीरो कॉस्ट के साथ आते हैं, और जो कृत्रिम चर है वो माइनस एम कॉस्ट के साथ उद्देश्य फलन में आता है। यहां तक समझ में आ गया था? और कृत्रिम चर कब ऐड करते हैं? समझ में आ गया कब ऐड करते हैं? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि भाई आप इकाई मैट्रिक्स अगर नहीं मिलती है तो इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए किस चर का उपयोग करते हैं? तो चार ऑप्शन रख देगा। कृत्रिम चर का उपयोग करते हैं। किसका? कृत्रिम चर का। यहां तक लिखवा दिया था ना मैंने, कर लिया था अपन ने। अब अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि सिंपलेक्स को सोल्व कैसे किया जाता है। तो अब मेरे को एग्जांपल लिखाओ जो मैंने बताया था। मैक्सिमम जेड बराबर क्या था? बोलो, मैक्सिमम जेड बराबर क्या था? अच्छा लिखा नहीं था क्या? चलो अब लिख लो। तो मैक्सिमम जेड बराबर, मैक्सिमम जेड बराबर जो क्वेश्चन था वो लिख लेते हैं। मैक्सिमम जेड बराबर था 5x1 प्लस 3x2, 5x1 प्लस 3x2 सच दैट, और ये था अपना 3x1 प्लस 5x2, 3x1 प्लस 5x2 और लेस देन इक्वल्स टू था 15। और यहाँ पे था अपने पास 5x1 प्लस 2x2, और ये था अपने पास लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे था 10। राइट, यही था मेरे हिसाब से, है ना? और x1 x2 क्या थे? सर x1 x2 थे अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिख लो इस बात को।
ये क्वेश्चन आया। अब इसको अपन किससे सोल्व कर सकते हैं? सर इसको तो अपन ग्राफिकल से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन किससे सोल्व करेंगे? सिंपलेक्स मेथड से। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सर यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन पहले से मैक्सिमम दे रखा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। फिर क्या देखेंगे? सर आवश्यकता सदिश देखो, आवश्यकता सदिश सर पहले से पॉजिटिव है, हमें कुछ नहीं करना है। अगर नहीं होता, मान लो यहाँ -15 होता, तो आप इसको माइनस से गुणा करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे पॉजिटिव है तो हमें कुछ नहीं करना है। 30, हाँ माइनस से गुणा करना पड़ता। और फिर पहला काम देखो, अब तरीके से चल रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको उद्देश्य फलन को देखना है। दूसरा काम आपका क्या है? सर आवश्यकता सदिश को देखेंगे। तीसरा काम क्या है? इन असमीकाओं को समीकरण में बदलेंगे। ऐसे आपको प्रोसेस ध्यान रखनी है। सबसे पहले उद्देश्य फलन को देखते हैं, दूसरा काम आवश्यकता सदिश को देखते हैं, और तीसरा काम सर इनको किस में बदलते हैं? समीकरण में बदलते हैं। अब समीकरण में बदलोगे तो क्या आएगा बताओ? देखें सर, यहाँ आ जाएगा 3x1 प्लस 5x2। अब लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब सर इसमें एक वेरिएबल ऐड होगा, और इस वेरिएबल को अपन ने मान लिया x3, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये क्या बनेगा? 5x1 प्लस 2x2, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का x4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अपना 10। तो यहाँ पे कौन से वेरिएबल यूज हुए? स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ जो x3 और x4 है, ये दोनों क्या है? स्लैक वेरिएबल है। और यहाँ से इसकी कॉस्ट क्या लिख देंगे? सर 0x3 और प्लस 0x4। आपने कहा था कि ये हमेशा उद्देश्य फलन में जीरो कॉस्ट के साथ आते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसको अपन सिंपलेक्स टेबल में कैसे रखेंगे उसकी बात करते हैं। तो सिंपलेक्स टेबल कैसे बनती है उसको बना लेंगे आप। लिखो, इसमें लिख लो। वो लिख लिया था क्या उधर? पहले इसको लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे आप x3 तथा x4 क्या है? न्यूनता पूरक चर है या स्लैक वेरिएबल है। न्यूनता पूरक चर है। क्या है? न्यूनता पूरक चर है। लिख लो, न्यूनता पूरक चर या स्लैक वेरिएबल। हाँ, और इधर 0x4। हाँ वो तो लिखेंगे, वही बनाएंगे अभी। ये लिख लिया आपने? लिखो जल्दी से। अब लिखो, इसमें सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, तो ऊपर लिख लेना सिंपलेक्स सिंपलेक्स टेबल। क्या लिख लेंगे? सिंपलेक्स टेबल। तो ये लिख लेना इधर, सिंपलेक्स टेबल। मैं कह रहा हूं फिर आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना कभी नहीं आएगा, लेकिन अपन एक क्वेश्चन सोल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन को थ्योरीज के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ से इसमें जो रखा जाता है, यहाँ से रखते हैं बेसिक वेरिएबल, और यहाँ से इसकी कॉस्ट रखते हैं जिसको अपन नाम देते हैं CB, और यहाँ रखते हैं अपन XB, और यहाँ जो अपन रखा जाता है इसको बोलते हैं अपने CJ, और यहाँ रखा जाता है अपने ZJ माइनस CJ। याद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? ZJ माइनस CJ। और यहाँ अपने पास वेरिएबल आता है x1, x2, x3, x4। यहाँ तक ये ना अपने पास, तो ये याद रखेंगे, यहाँ तक अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं अपने मिनिमम रेशियो। क्या लिखते हैं? मिनिमम रेशियो। यहाँ क्या लिखेंगे? मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो। और ये मिनिमम रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे इसकी बात करेंगे। अब देखो
अब यहाँ पे सबसे पहले बेसिक वेरिएबल और यहाँ पे अपने सी बी एक्स बी, ये क्या क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। ठीक है, लिख लो, पहले टेबल बना लो। अब आप एक बात बताओ, अब ये अपने पास से अगर आप देखो तो सर ये अपने पास एक समीकरण निकाय नहीं बन गया क्या? और समीकरण निकाय में हल कैसे निकालते थे अपन? समीकरण निकाय में हल कैसे निकालते थे? याद करो, जो सेकंड क्वेश्चन बताया था मैंने, समीकरण निकाय में हल कैसे निकालते थे कि सर इसमें जो अनाधारी चर होते हैं उनको शून्य के बराबर रखा जाता है और फिर आधारी चरों का मान निकाला जाता है। याद आ रहा है सबको? तो यहाँ पे कितने इसमें चर हैं? 3 कैसे है बेटा? 4 चर है इसमें। समीकरण कितनी है? तो इसका मतलब जो आधारी अनाधारी चर है वो कितने हो जाएंगे? इसमें 2 हो जाएंगे। इसका मतलब सर इसमें अनाधारी चर है वो 2 हो जाएंगे। इसमें अनाधारी चर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? इसका मतलब सर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 आधारी चर होंगे और 2 अनाधारी चर होंगे। 2 आधारी चर होंगे और 2 अनाधारी चर होंगे। तो अगर आप इसी को ग्राफिकल मेथड से जब आप इसको सोल्व करते हैं, अगर तो ग्राफिकल मेथड से जब अपन सोल्व करते हैं तो आपको याद होगा कि सर अपन यहां से स्टार्ट करते हैं हमेशा। याद है क्या? ये पॉइंट हमेशा उसके अंदर रहता है। किसके अंदर है सर? जो अपना मान लो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनाना आता है सबको? वही सर 3x1 प्लस 5x2 बराबर 15 हो जाएगा और सर यहाँ से 5x1 प्लस 2x2 बराबर 10 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ बना सकते हो आप लोग। तो सर यहाँ से इसका मतलब यह कि 2 वेरिएबल तो बेसिक होंगे और 2 वेरिएबल होंगे जो क्या होंगे हमेशा? 2 वेरिएबल क्या होंगे? अनाधारी होंगे, यानी नॉन बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से जब आप टेबल स्टार्ट करते हैं तो जो अपने पास x3 और x4 जो अपने वेरिएबल थे वो क्या आ जाएंगे इसमें? बेसिक वेरिएबल में। इसमें आ जाएंगे बेसिक, यानी सबसे पहले अपन x1 और x2 को क्या लेंगे? अनाधारी चर लेंगे। क्या लेंगे? अनाधारी चर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा अनाधारी चर में, और बेसिक वेरिएबल में कौन से आएंगे? यानी आधारी चर सर आ जाएंगे यहाँ पे x3 x4। आगे बात समझ में? यहाँ से अपन को स्टार्ट करना है, यानी सबसे पहले अपन को क्या रखना है यहाँ पे? बेसिक वेरिएबल। और बेसिक वेरिएबल आप कौन से लेंगे? जो भी आप स्लैक वेरिएबल या सरप्लस आप ऐड कर रहे हैं, जिनमें आप यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले जो इकाई मैट्रिक्स बनाने में जो वेरिएबल काम आएंगे उनको यहाँ पे रखना है आपको। बात समझ में आ गई सबको? तो ये हो गए अपने बेसिक वेरिएबल। अब ये जो बेसिक वेरिएबल है इनकी कॉस्ट क्या है? बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट यहाँ पे लिख लो ना पहले। सीजे क्या है? सीजे होता है इसमें जो अपने अपने उद्देश्य फलन होता है, इसमें जो इसकी कॉस्ट होती है x1 की कॉस्ट कितनी है? 5। तो सर यहाँ आ जाएगा 5। और यहाँ से x2 की कॉस्ट कितनी है? 3। तो ये आ जाएगा सर यहाँ पे 3। और सर इनमें x3 की कॉस्ट कितनी है? 0। और यहाँ पे x4 की कॉस्ट कितनी है? 0। तो ये जो भी कॉस्ट होती है वो यहाँ आ जाती है इनकी। ठीक है, और ये क्या रखा जाता है? आवश्यकता सदिश। आवश्यकता सदिश कौन से हैं सर? इसकी वैल्यू क्या है? 15 और 10। तो यहाँ पे क्या रख लेंगे सर? ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 10। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और जो आपने टेबल बना रखी है उसको आप यहाँ पे रख दो। तो बताओ x1 x2 x3 इनकी मान क्या है? देखो x1 की कोफिशिएंट क्या क्या आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। जरूरी नहीं है, थोड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो अपने पास इनकी वैल्यू रखोगे क्या आएगा सर? वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से 3552, ये 3552 और ये क्या आ रही है? 1001। बात समझ में आ गई सबको? उनके कोफिशिएंट लिख दिए अपन ने। अब देखो x3 और x4 के संगत क्या बन रही है? इसमें इकाई मैट्रिक्स बन रही है। अगर इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेगी तो आप सिंपलेक्स सोल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम चर यूज इसीलिए लेते हैं। क्यों लेते हैं? देखो इधर ध्यान दो पहले। अगर मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता, देखो समझो इधर, अगर मान लो ऐसा हो जाता है यहाँ पे 5x1 प्लस 2x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता मान लो, तो यहाँ पे आप इसमें इक्वल टू का साइन लाने के लिए क्या करते हैं? इसमें सरप्लस वेरिएबल यूज करते हैं। तो सर यहाँ हो जाता 5x1 प्लस 2x2 और प्लस करते सर यहाँ सॉरी माइनस x4 करते, और माइनस x4 करते तो सर यहाँ वैल्यू जब रखते तो यहाँ पे -1 आता है अपने पास।
इसका मतलब सर यहाँ इकाई मैट्रिक्स नहीं बनती, इसलिए वहां पे कृत्रिम चर x5 जोड़ा जाता और यहाँ फिर वो आ जाता है अपने पास 0 और 1। लेकिन फिर यहाँ बेसिक वेरिएबल में किसको यूज करते हैं आप? एक तो आप x3 को, एक x5 को, x4 को नहीं करते। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जिन वेरिएबल के संगति आपकी इकाई मैट्रिक्स बन रही है, सबसे पहले उन्हीं को क्या करना है, अपन को बेसिक वेरिएबल में रखना है। बात समझ आ गई? उनकी जो कॉस्ट होगी वो यहाँ से उठा लेंगे। अब मान लो यहाँ कृत्रिम चर होता है तो उसकी कॉस्ट क्या होती? -m होती, तो वो रखते, फिर यहाँ 0 नहीं रखते। आगे बात समझ में? पक्का? अब देखो, अब सर ये सारी वैल्यू हमने रख दी, हमें कोई समस्या नहीं है। अब हमें निकालना होता है ZJ माइनस CJ। क्या निकालना होता है? ZJ माइनस CJ। और जब सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं, तब हमारे पास इसके पास क्या मिलता है? LPP के पास इष्टतम हल मिलता है। क्या मिलता है? इष्टतम हल। तो हमारा टास्क क्या है? सर जितने भी ZJ माइनस CJ निकालोगे, ये सारे के सारे क्या आने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने चाहिए। क्या आने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो कैसे, अब ZJ माइनस CJ निकालना कैसे, ये ध्यान देंगे आप। पहले अपन को यहाँ पे ZJ माइनस CJ निकालना है, तो ये जो हमारे पास CB है, तो कैसे निकालते हैं इसको? CB इंटू ये जो अपने पास XJ आएगा, CB इंटू XJ, और फिर माइनस क्या करते हैं सर? यहाँ से CJ करते हैं। माइनस क्या करते हैं? CJ करते हैं। CJ तो लिखा हुआ है, तो ZJ का मतलब ये होता है, यानी अगर आप इसके संगत निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है? देखो इधर ध्यान दो, इस कॉस्ट को इससे गुणा करो, क्या आएगा? 0, प्लस इसको इससे गुणा करो, क्या आएगा? 0। तो 0 प्लस 0 0 हुआ, फिर माइनस क्या करना है? C1। C1 का मतलब क्या है? 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 5। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन अच्छे समझ लेना, यहाँ पे ZJ माइनस CJ निकालना है, तो ZJ का मतलब है CB इंटू XJ। XJ का मतलब आप देखो कि किसके संगत निकाल रहे हैं आप, तो यहाँ पहले क्या आ जाएगा? X1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? C1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आप इधर निकालो तो सर यहाँ तो कोस 0 है, तो यहाँ तो 0 रहेगा, आप डायरेक्ट -3 लिख दो, और यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो। और ये ध्यान रखना कि जो भी आपके यहाँ बेसिक वेरिएबल होते हैं, उनके संगत हमेशा ZJ माइनस CJ का मान 0 आएगा। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। मान लो आपकी सिंपलेक्स टेबल सही चल रही है, नहीं चल रही, कैसे आइडिया लगेगा कि सर यहाँ पे जो भी बेसिक वेरिएबल होंगे, उनके संगत जो ZJ माइनस CJ बनेगा, वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आप देखो यहाँ पे आपने ZJ माइनस CJ निकाला, लेकिन सर ZJ माइनस CJ है वो नेगेटिव आ रहा है, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना है कि सर किसी एक वेरिएबल को एंटर कराना है और किसी एक वेरिएबल को बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ से तो अपन को इस्तेमाल नहीं मिला। अब आप इसी प्रोसेस को आगे करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ है, उसको हमेशा एंटर करवाया जाता है। किसको एंटर करना होगा? सर मोस्ट नेगेटिव, यानी सबसे ज्यादा ऋणात्मक जो होगा उसको हमें देखना है। अब देखो सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है? माइनस का 5 है, तो यानी ये सर एंटर होगा, तो ये एंटरिंग वेक्टर हो जाएगा। अब सर बाहर कौन सा वेक्टर निकलेगा, उसको अपन डिसाइड करते हैं मिनिमम रेशियो से। उसको किससे डिसाइड करते हैं? मिनिमम रेशियो से। समझ में आ रही बात? मैंने क्या कहा कि भाई अगर यहाँ मान लो सारे ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ जाते हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं, तो अपन डायरेक्ट कह देते हैं कि भाई ये इसका क्या बन गया? इष्टतम हल बन गया। लेकिन सर यहाँ पे सारे ZJ माइनस CJ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं आए और 0 भी नहीं आए, इसका नेगेटिव आ गए, तो नेगेटिव 2 आ गए। अगर एक ही नेगेटिव होता है तो उसको एंटर करवा देते अपन, लेकिन अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, तो उसमें से जो सबसे मोस्ट नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव मान है, उसी वेरिएबल को अपन क्या करते हैं? एंटर करवाते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एंटर कौन होगा? सर X1 एंटर होगा। लेकिन अब सर अगर ये एंटर होगा, एंटर होने का मतलब बेसिक वेरिएबल में एंटर होगा ये, और इनमें से कोई एक निकलेगा। अब इनमें से बाहर कौन सा जाएगा, कैसे डिसाइड करते हैं? सर ये मिनिमम रेशियो से। और मिनिमम रेशियो किन का देखा जाता है? जो वेक्टर एंटर होता है, जो वेक्टर एंटर होता है और उसको डिवाइड करते हैं किससे? XB। तो सर ऐसे देखते हैं, देखो XB और डिवाइडेड बाई XJ। क्या करेंगे सर? XB डिवाइडेड बाई XJ, इसका मिनिमम रेशियो देखते हैं। तो ध्यान दो इधर, सर यहाँ पे 15 है, इसको आप क्योंकि एंटर कौन हो रहा है? X1 हो रहा है, तो इन वैल्यू से डिवाइड करेंगे। मान लो यहाँ X2 एंटर होता, तो X2 एंटर होता तो 5 को डिवाइड करते, इसका भाग देते इसमें, लेकिन अब किसका भाग देंगे यहाँ पे?
सर इधर 3 का भाग देंगे, इधर 5 का भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 15/3, यहाँ आएगा 15/3 यानी 5, और यहाँ कितना आएगा 10/5 यानी 2। तो मिनिमम रेशियो कौन सा है सर? यहाँ मिनिमम रेशियो 5 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन बाहर जाएगा सर? x4 बाहर जाएगा। इसका मतलब सर जो बेसिक वेरिएबल है उसमें यहाँ पे कौन आ जाएगा पे x1, और x4 कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो ऐसे अपन को देखा जाता है। तो मिनिमम रेशियो किसके लिए यूज किया जाता है कि सर जो वेक्टर आपका, यानी इसमें से कौन सा वेक्टर होगा जो बेसिक वेरिएबल से बाहर निकलेगा। और एंटरिंग वेक्टर कौन डिसाइड करता है सर? मोस्ट जेड माइनस यानी मोस्ट नेगेटिव जेड माइनस सीजे कौन सा है। और जो वेक्टर यहां से एंटर करते हैं और ये बाहर निकल रहा है, तो सर ये जो पॉइंट बनता है इसको की पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट होता है? ये की पॉइंट होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यानी एक वेक्टर एंटर करेगा, एक बाहर निकलेगा, तो जिस भी पॉइंट पे, जिस भी वैल्यू पे अपना कॉर्नर बनता है वो की पॉइंट होता है। उसको क्या बोलते हैं? की पॉइंट बोलते हैं। भाई जब आप इस वेक्टर को एंटर करा रहे हैं तो बाहर कौन निकल रहा है? ये, तो इसका मतलब ये इसका की पॉइंट है। किसमें? x4 एंटर हो रहा है ना, x4 बाहर निकल रहा है, मान लो x3 बाहर निकल रहा होता तो ये की पॉइंट बन जाता है इसका। नहीं नहीं नहीं, कॉर्नर पॉइंट। और अगर आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हुआ है किसी का, अगर आप जानते हो तो अपने रो इक्विवेलेंट फॉर्म पढ़ी हुई है क्या कभी आपकी? पाइवट एलिमेंट होता है एक, पाइवट एलिमेंट सुना हुआ है ना? नहीं सुना, कोई बात नहीं। तो आप तो ये ध्यान रखो, अपने जो वेक्टर एंटर होगा और जो वेक्टर बाहर जाएगा उसमें जहां कॉर्नर बन रहा होगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं? की पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? की पॉइंट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, कोई टेबल बना दें और उसमें से पूछ लेगा इनमें से की पॉइंट कौन सा है। तो की पॉइंट कौन सा? मान लो यहाँ पे एंटर x2 होता और x4 बाहर निकल रहा होता, तो की पॉइंट कौन होता? 2 हो जाता। की पॉइंट कौन हो जाता? 2 हो जाता। और है, हाँ बिल्कुल, बस वो क्रॉस पॉइंट जो होगा वो की पॉइंट बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? की पॉइंट बोलते हैं। ये लिखवाऊंगा मैं सारी चीजें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहा हूँ ये सारी चीजें लिखवाऊंगा। अब कई बार क्या होगा कि यहाँ पे मिनिमम रेशियो टाई हो जाएगा। मिनिमम रेशियो है वो क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, यहाँ साइन से नहीं देखा जाता है। साइन से नेगेटिव पॉजिटिव में से मतलब नहीं है, हमें इसका मान देखना है। जैसे कई बार मान लो यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 0 का भाग नहीं देंगे, वहां पे फिर इसको अपन देखेंगे नहीं रेशियो। तो किसी वैल्यू में 0 का भाग देंगे वो तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना, तो उसको अपन नेगलेक्ट मानते हैं, उसको अपन ने नेगलेक्ट मानते हैं। तो जो पॉजिटिव वाले उन्हीं को देखना है अपन को, ये अपन को ध्यान रखना है उसमें। हाँ, पॉजिटिव वाले जो है उन्हीं को देखना है। ठीक है। अब देखो कई बार क्या होगा कि मिनिमम रेशियो टाई हो जाएगा। टाई होने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ जाता। अब आप समस्या में आ जाओगे कि किसको बाहर निकालें। मिनिमम रेशियो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये भी 5 आ जाता और ये भी 5 आ जाता, तो इनमें से एक बाहर निकलेगा। अब आपके पास समस्या आ गई, तो जब ऐसा केस बनता है वहां पे अपभ्रष्टता आ जाती है। क्या आ जाती है? अपभ्रष्टता। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी सिंप्लेक्स टेबल में अगर मिनिमम रेशियो टाई है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो होगा अपभ्रष्ट, अनपभ्रष्ट, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। तो सिंप्लेक्स मेथड में अपभ्रष्टता कब आएगी? जब सर मिनिमम रेशियो टाई हो जाएगा। तो सारी चीजें हम वही पढ़ेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इष्टतम यानी वैकल्पिक इष्टतम कब होंगे, जो अपना सॉल्यूशन है वो बाउंडेड कब होगा, अनबाउंडेड कब होगा, हमारा रीजन बाउंडेड और अनबाउंडेड कब होगा। ये सारी चीजें आपको सिंप्लेक्स टेबल में पूछी जाएंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो वहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कभी भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें इसको सोल्व करवाना नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये तब याद रख पाओगे जब आपको एक टेबल आती हो। अब मैंने इसमें अब टेबल लिखा है, अगर मैंने टेबल बना के समझाया या मैं डायरेक्ट लिखा देता आपको कि मिनिमम रेशियो टाई हो जाता है, अपभ्रष्टता आ जाती है, तो आपको कभी ये समझ नहीं आता कि मिनिमम रेशियो किसका ले रहे हैं सर। आगे बात समझ में। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ इष्टतम वैकल्पिक इष्टतम कब आता है और आपका जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड कब होगा
अपरिबद्ध कब होगा, आपका रीजन है वो कब अपरिबद्ध होगा, सारी चीजें अपन टेबल से देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो पहले इस एक क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे। तो यहां से अब कौन हो गया सर, ये तो एंटर हो गया और ये अपना क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अब इसमें आगे बनाएंगे, कैसे बनेगा, ये ऊपर सर खिसक जाएगा ना, आज इसको थोड़ा अपन को ऊपर खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरे पेज पे दोबारा बनाने का मतलब नहीं है। हाँ, छोटा हो जाएगा क्या, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, तो बनाओ ना फिर इसको। कुछ तो फायदा उठाए इसका। पहले इसको बना लो जल्दी से। बनाओ जल्दी से बनाओ। बना लिया सबने? ठीक है, देखो इधर। तो यहाँ से सर हमने ये टेबल बना ली, अब क्या करना है इसमें, अब आगे इसको सोल्व करेंगे। तो ये होता है, इसको बोलते हैं, ये लिख लेंगे आप, ये कौन सा पॉइंट होता है इसमें सर, इसको बोलते हैं की पॉइंट। की पॉइंट या मुख्य अवयव, एक ही बात है, की पॉइंट या इसको बोल देंगे मुख्य अवयव। की पॉइंट या मुख्य अवयव। की पॉइंट या मुख्य अवयव। लिख लो। नहीं दिमाग में बैठा, दोबारा सुनो। यहाँ पे सबसे पहले ये टेबल बनाना तो आ गया सबको, क्या करना है इसमें, जो अपन ने सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया, ये तो समझ में आ गया होगा, सेम ही है क्या, अच्छा, इनमें समीकरणों में बदल लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरणों में बदल लिया तो भाई या तो स्लैक वेरिएबल काम आएगा या सरप्लस काम आएगा। फिर हमें इनको टेबल में बनाना है, तो टेबल में मैंने बताया यहाँ पे क्या रखते हैं, जो भी अपने उद्देश्य फलन में जो x1 x2 x3 x4 की जो कॉस्ट है वो तो यहाँ ऊपर ही ऊपर रखी जाती है, और जो टेबल के मान है वो यहाँ रख दिए अपन ने, और इसमें इकाई मैट्रिक्स बननी चाहिए, और जिन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग इकाई मैट्रिक्स बन रही है उनको हमेशा बेसिक वेरिएबल में रखा जाता है, और यहाँ बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट आ जाएगी और ये अपना आवश्यकता सदिश हो जाएगा। फिर यहाँ पे मिनिमम रेशियो यहाँ देखा जाता है,
लेकिन मिनिमम रेशियो बाद में देखना है, पहले आपको ZJ माइनस CJ निकालना है। तो ZJ माइनस CJ कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पे अगर इसके संगत निकाल रहे हो तो यहाँ CB इंटू X1 करेंगे और माइनस CJ करेंगे। तो पहले आप इसको इससे गुणा करो प्लस इसको इससे गुणा करो, जोड़ दिया, माइनस क्या आएगा C1 तो -5 आ गया, ऐसे -3 0 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब क्या करना है कि सर अगर ये सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते तब तो अपन इष्टतम हल यहीं पे बोल देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मान लो नेगेटिव आ गया, लेकिन अब क्या करना है, मान लो दो से अगर एक ही नेगेटिव आता था तो उसको एंटर करा देते। अगर यहाँ पे जो नेगेटिव आता है उसको अपन एंटर करा देते, लेकिन नेगेटिव मान लो एक से ज्यादा आ गए तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसको एंटर कराना है। तो उसमें क्या देखना है कि मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, मतलब बड़ा नंबर कौन सा है नेगेटिव में, वो देखना है। तो बड़ा कौन सा है, 3 है या 5 है? बस -5 को एंटर करा दो। तो सर ये एंटर होगा, तो अब ये एंटर होगा इसका मतलब एक तो बाहर भी जाएगा ना, तो बाहर जाने वाला किससे डिसाइड होता है? मिनिमम रेशियो से। अब मिनिमम रेशियो या तो इधर तो एक्स भी रहेगा, लेकिन अब आप जो एंटर हो रहा है उसकी जो वैल्यू है उनसे डिवाइड करोगे इनको। भाई यहां से मैंने 15/3 क्यों लिखा और यहां मैंने 10/5 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि सर ये x1 एंटर कर रहा था। अगर यहाँ x2 एंटर करते तो क्या करते आप? सर यहाँ पे 15/5 और यहाँ 10/2 करते, फिर आप है ना बात समझ में? तो ये अपना क्या बन जाएगा, की पॉइंट यानी मुख्य अवयव बन जाएगा। और मिनिमम रेशियो है वो अगर टाई आ जाता है तो उस केस में अपभ्रष्टता आ जाती है। ये सारी चीजें तो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन अब आगे इसको सोल्व करना पड़ेगा अपन को। मैंने कहा कि जो एंटर करता है और जो वेरिएबल बाहर निकलता है, तो जहां कॉर्नर पॉइंट बनेगा उसको की पॉइंट या मुख्य अवयव कहते हैं। जैसे मान लो अगर ये एंटर करता और अगर ये बाहर निकलता तो फिर ये की पॉइंट बन जाता। तो एक हमें की पॉइंट बनाना है। की पॉइंट कौन सा बनता है? हमेशा जहां पे आप ये मान लो कि जहां कॉर्नर बन रहा हो। बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लिख लो इसको आप, लिख लिया गया। अब नेक्स्ट लिखो आप इसमें। अब इसको और सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि सर यहाँ पे इष्टतम हल नहीं आया अपने पास। तो अब क्या तरीका होता है उसके लिए, देखो यहाँ पे इसको मैं आगे खिसका, ये लिख लिया ना, इधर से मैं हटाऊंगा इनको, ठीक है। अब देखो आगे कैसे सोल्व करते हैं इसको। आगे इसको ऐसे सोल्व किया जाएगा, ऊपर क्यों नहीं हो रहा, और छोटा करे, अरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया? इतने में तो मैं आगे लिख देता। ये क्या हो गया इधर, छोटा हो जाए भाई तू। ये तो ये ऊपर खिसकता तो है ही। इससे अच्छा, पहले बोल देता बेटा, क्यों दुखी कर रहा था इतनी देर से, हैं? मैंने तो क्या इसको ज्यादा कभी काम में लिया नहीं है। अच्छा ये ठीक है ना, हाँ ये समझ में आ गया। यहाँ पे अब क्या करना है, आगे सोल्व करना है इसको। तो अब ये मैं सेम यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं इसको आगे नहीं बना रहा हूँ, आप लोग नीचे बना लेना। तो यहाँ से अब इसमें मैं 2 टेबल यही बना रहा हूँ। भाई यहाँ से अब क्या करना, देखो अब आपको इसमें आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपके पास ये मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ x1 x2 x3 ये रह जाएंगे और अपन डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ आ जाएगा नीचे ZJ माइनस CJ, ठीक है, ZJ माइनस CJ। कोई नहीं, और ऊपर खिसका लो थोड़ा सा, ये लो, ये ठीक है। तो कॉस्ट वही रहेगी ऊपर जो है। अब यहाँ पे कौन आएगा बताओ, बेसिक वेरिएबल में x3 तो ऐसा कैसा रहेगा सर, यहाँ x1 आ जाएगा क्योंकि एंटर x1 हो गया। और यहाँ से x3 कॉस्ट तो 0 ही है, लेकिन x1 की कॉस्ट क्या है वहां पे 5 ही है ना, 5 ही है। ऊपर देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 ही है ना, तो सर यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब आप देखो क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका मुख्य अवयव आता है
या मुख्य अवयव की जगह आपको 1 बनाना है। क्यों बनाना है? देखो, मैंने कहा था कि यहाँ जो बेसिक वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल के संगत इकाई मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सर यहाँ पे देखो इकाई मैट्रिक्स x3 के संगत तो यहाँ से 1 0 है, लेकिन यहाँ अभी पहले 0 1 किसके संगत था? x4 के संगत। लेकिन अब आपके यहाँ बेसिक वेरिएबल में कौन आ गया? x1। तो यहाँ सर 0 1 बनाना है। तो यहाँ 0 1 बनाने का मतलब क्या है कि सर यहाँ तो 1 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है, बस ये काम करना है। तो यहाँ 1 क्या से बनेगा? सर आप जो भी 5 है उसका 5 का भाग दे दो। तो 5 का भाग दो क्या आएगा बोलो? तो सर इस पूरी रो के अंदर 5 का भाग दे दो आप, क्या आएगा बोलो? सर यहाँ जाएगा 2 और यहाँ क्या जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 2/5 और यहाँ 0 और यहाँ पे 1/5। नहीं नहीं, एक सेकेंड है। 12x4 निकला है ना? नहीं, एक सेकेंड। नहीं, यहाँ पे यही तो गया बाहर, x4 बाहर गया ना। हाँ, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है? यहाँ तो 1 0 है, तो ये तो 0 1 ही तो बनाना है, सही तो कर रहे हैं भाई। यहाँ में क्या बनाना है? 0 बनाना है और यहाँ पे में क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 बना नहीं ना, तो यहाँ 1 कितना आ जाएगा? 5 आएगा ना। तो यहाँ ठीक है, यानी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो की पॉइंट को 1 बनाना होता है। तो अगर 1 है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर जो भी नंबर लिखा है उसका भाग दे दो। तो पूरे में भाग देंगे, क्या आएगा? 2 1 2/5 0 1/5 आ जाएगा। अब अपना काम क्या है कि सर यहाँ 0 बनाओ। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा? देखो इधर ध्यान दो। अगर सर यहाँ 0 बनाना है तो आप इसको 3 से गुणा कर लो और इसमें से ये घटा दो। बात समझ में आ रही क्या भाई? इस रो को आप 3 से गुणा कर लो और इसको आप इसमें से घटा दो, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 3 दूनी 6 और यहाँ कितना है? 15। 15 में से 6 गया 9, तो यहाँ जाएगा 9। यहाँ से 3 से गुणा कर रहे हो आप और यहाँ पे क्या अपने पास 3 है, तो सर ये 0 हो गया। यहाँ आपने 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 6/5 और 6/5 यानी 5 में से 6/5 घटाओ, कितना आ रहा है? तो 5 माइनस 6/5 कितना आ रहा है? 19/5। तो ये आ जाएगा अपना 19/5। और यहाँ पे कितना आएगा बताओ? सर यहाँ से अपने 0 है तो इसमें तो ठीक है 0 हो गया और यहाँ पे कितना होया? सर 1 ही हो गया ये पे, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? सर ये 1/5 है तो 3/5 और आप इसको 0 में से घटाओगे तो माइनस का 3/5 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? कुछ नहीं करना है आपको, सेम वही रखना है। सर अपना क्या था कि ये जो अपनी टेबल थी इसमें अपने बेसिक वेरिएबल कौन थे? सर यहाँ पे x3 x4 थे, तो इनके संगत इकाई मैट्रिक्स बन रही थी। लेकिन अब आप कह रहे हो बेसिक वेरिएबल x1 आ गया, तो इसका मतलब सर इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए एक जो स्तंभ है वो इसी का तो काम आएगा, कॉलम। तो इसका कॉलम आएगा तो इसका मतलब सर एक जगह 1 बनाना है, एक जगह 0 बनाना है। तो 1 कहाँ बनाना है? जो अपना मुख्य अवयव है, तो वहां मैंने 1 बनाया और उसके ऊपर जो है वो क्या बनाना है? 0 बनाना है। अब देख लो आपके यहाँ कौन से वेरिएबल है? x3 x1। तो x1 और x3 के संकेत तो अपने पास क्या है? इकाई मैट्रिक्स है। ये बनाना है। और कैसे बनाना है समझ में आ गया ना? पहले अपन ने इसमें 5 का भाग दिया, अपने पास ये रो आ गई। अब हमें क्या करना है? सर यहाँ 0 बनाना है। तो यहाँ 0 बनाना है तो इसको मैं 3 से गुणा कर लूं और इसको मैं इसमें से, अब इसको मैं इसमें से क्यों घटाया? क्योंकि सर अगर मान लो इसमें से इसको घटाता तो यहाँ माइनस आ जाता है, जबकि हमें पता है कि जो आवश्यकता सदिश है वो हमेशा क्या रखना होता है? पॉजिटिव रखना होता है, इसलिए नहीं घटाया। बात समझ में आ गई सबको? तो ये हमारे पास क्या आ गई। अब हमें क्या करना है? सर जेड जे माइनस सीजे निकालो। तो जेड जे माइनस सीजे कैसे निकालते हैं? सर इसको इससे गुणा करो, माइनस ये करना है। तो 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 5। तो 5 में से 5 गया 0। और मैंने कहा था आपको कि जो बेसिक वेरिएबल होते हैं उनके संगत हमेशा जेड जे माइनस सीजे क्या आएगा? 0 आएगा। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब अपन ने कहीं ना कहीं गलती करी है, ये ध्यान रखना। अगर जेड जे माइनस सीजे है वो अगर बेसिक वेरिएबल के संगत अगर मान लो कभी भी नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब अपन ने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी, हमेशा 0 आएगा। और जो नॉन बेसिक है उनके संगत है वो हमें लाना होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपना टारगेट रहता है। आगे बात समझ में? तो यहां से ये 0 आ गया। अब देखो इसको सोल्व करो। सर ये तो 0 हो जाएगा प्लस
5 इंटू ये करेंगे 2, और 2 में से वहां पे क्या लिखा हुआ है 3 है, तो 2 में से 3 गया -1। इसका मतलब टेबल एक बार और बनेगी, टेबल एक बार और बनेगी क्योंकि -1 आ गया। ठीक है, और यहाँ 0 आएगा, देख लो 0, और यहाँ 0 -0 0 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये 0 हो गया और ये हो गया 1, और 1 -0, 1 -0 यानी 1 ही हो गया सर। समझ में आ गई बात। लेकिन सर अभी -1 आ गया यहाँ पे, सारे जेड जे माइनस सी जे क्या नहीं आए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आए। इसका मतलब सर अभी इसमें तो एक ही नेगेटिव है, तो ये तो एंटर करेगा। अब ये एंटर करेगा तो बाहर कौन करेगा, अब वो मिनिमम रेशियो देखो, तो मिनिमम रेशियो भी इसके साथ देखना है। तो यहाँ पे 9 में इसका भाग दो, कितना आ जाएगा 45/19, 45/19 आ गया क्या पक्का। और इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा सर, इसमें 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बड़ा कौन, छोटा कौन है, ऊपर वाला ही है, छोटा कौन है ऊपर वाला है। इसका मतलब सर ये बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब एंटर कौन होगा x2, बाहर कौन निकलेगा x3। तो की पॉइंट कौन बनेगा सर 19/5, की पॉइंट कौन बनेगा 19/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये करना है, यही प्रोसेस करनी होती है इसमें, पॉजिटिव लाना है, तब तक सोल्व करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना एग्जाम में ये नहीं आएगा, टेबल सोल्व करना कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन टेबल का पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब मैं इसमें बताऊंगा आपको, इधर ध्यान दो, मैं आपसे कहूंगा कि जब सारे जेड जे माइनस सी जे अगर पॉजिटिव आ जाएंगे, तो अगर अनाधारित चर के संगत अगर जेड जे माइनस सी जे अगर 0 आ गया, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, वैकल्पिक इष्टतम हल। अगर सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए, तो उसके बाद हमें देखना होता है कि इष्टतम हल क्या होगा। तो अगर अनाधारित चर के संगत अगर आपका कोई भी जेड जे माइनस सी जे 0 आ गया, क्योंकि आधारित चर के संगत तो 0 आएगा ही हमेशा, लेकिन अगर अनाधारित चर के संगत 0 आ रहा है, इसका मतलब आपको वहां पे क्या मिलेंगे, वैकल्पिक इष्टतम हल मिलेगा। आई बात समझ में। और अगर सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए, और अगर किसी भी जेड जे माइनस सी जे के संगत कॉलम में अगर उसके जो कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव और 0 है, उस केस में हमारे पास क्या मिलता है, अपरिबद्ध हल क्षेत्र मिलता है, लेकिन सॉल्यूशन है वो परिबद्ध मिलता है। अब ये सारे रिजल्ट में बताऊंगा, तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आई बात समझ में, थ्योरी में से क्वेश्चन आएंगे, सोल्व करना नहीं आता है। फिर आपसे वही मैंने कहा मिनिमम रेशियो टाई हो जाए, तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है, वहां पर भ्रष्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए बात समझ में। तो वैकल्पिक इस्तेमाल भाई अपन को देखने क्या है कि सर यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है वैकल्पिक इस्तेमाल, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, याद हो तो आपको। और फिर मैंने बताया था कि अनबाउंडेड यानी अपरिबद्ध हल, और एक होता है अपरिबद्ध हल क्षेत्र। तो मैंने बताया था कि अपरिबद्ध हल होता है तो आपका जो क्षेत्र है वो हमेशा अपरिबद्ध होता है, और अगर अपने पास अगर अपरिबद्ध क्षेत्र है तो हल है वो परिबद्ध भी हो सकता है, अपरिबद्ध भी हो सकता है। ये मैंने ग्राफिकल में बताया था आपको। किसको हटा क्यों सकते हैं, नहीं नहीं कभी नहीं हटाते हैं, कृत्रिम चर को हटाते हैं हमेशा। वो बताऊंगा बेटा, वो आगे अपने 2 फेज मेथड आता है। अगर अपने यहाँ मान लो कृत्रिम चर होता ना यहाँ पे, तो कृत्रिम चर हमेशा सबसे पहले कहाँ आता है, बेसिक वेरिएबल में आता है। तो जब कृत्रिम चर होता है, अपना सबसे पहला टास्क ये होता है कि कृत्रिम चर को सबसे पहले हटाओ, और अगर कृत्रिम चर जब बाहर निकल जाता है तो आप उसकी जो टेबल है उसमें से उस कॉलम को गायब कर सकते हो, क्योंकि वो वापस एंटर नहीं करेगा कभी भी। और कई बार क्या होगा कि आप कोशिश करेंगे लेकिन कृत्रिम चर बाहर नहीं जाएगा, तो उसमें फिर क्वेश्चन बनेंगे कि अगर मान लो कि कृत्रिम चर पॉजिटिव मान के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब उसके पास कोई हल नहीं होगा। बिल्कुल, जब आप ये अपन 2 फेज मेथड में करेंगे कि वहां पे अपना टास्क यही रहता है कृत्रिम चर को बाहर निकालना, लेकिन कृत्रिम चर मान लो बाहर नहीं गया, जैसे अपन ने मान लो यहाँ कृत्रिम चर होता, तो जब आप पहली टेबल सोल्व करें तो उस टाइम कृत्रिम चर बाहर जाना चाहिए सबसे पहले, लेकिन कई बार होगा कि वो नहीं जाएगा। तो नहीं जाता है, अगर वो धनात्मक मान के साथ उपस्थित रहता है
तो अपन कहते हैं कि उस एलपीपी के पास कोई हल विद्यमान नहीं होगा, तो उसको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो वो चला जाता है तो उसके बाद क्या क्या कंडीशन आती है वो अलग बात है ना। अभी इतनी टेंशन ना लो, अभी तो सिंपलेस्ट मेथड सीखो ना, अभी आगे क्यों जा रहे हैं अपन, यहाँ तक बैठे हो, ये यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि सारा एक साथ नहीं सीख पाओगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अब पता चले कि आगे की चर्चा छेड़ दी और ये गायब हो रहा है ना। तो पहले एक बार आगे वाले को बाद में देखेंगे, जब अपन आगे पढ़ेंगे, पहले इस पे आ जाओ। ये बात समझ में आ गई कि सबको? यहाँ पे ये एंटर कर गया और ये सर बाहर निकल गया, तो इसमें एक टेबल और बनेगी, बना ले। पहले उस टेबल को बना ही लेते हैं, लगते हाथ। क्या बनेगी बताओ, क्या बनेगी? तो यहां से वही सेम, और यहाँ बनेगा अपना जेड जे माइनस सी जे। यहाँ क्या बनेगा? जेड जे माइनस सी जे। अब बताओ यहाँ पे कौन आ गया? x2। यहाँ कौन है? x1। x2 की कॉस्ट क्या है? x2 की कॉस्ट क्या थी ऊपर? 3 है क्या? तो यहाँ 3 आ जाएगी, और x1 की कॉस्ट तो पहले से ही पता है 5 है। अब क्या करना है? की पॉइंट कौन है? 19/5। यहाँ क्या बनाना है? 1। तो 19/5 का भाग दे दो सब में, तो 19/5 का भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 19/5 का भाग दो, कितना आएगा? 45/19। तो यह आ जाएगा 45/19। ये रहेगा आपका 0, ये 1 हो जाएगा, और सर यहाँ 5/19, 5/19 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा देखें? माइनस का 3/19 है क्या? माइनस का 3/19। ठीक है। अब सर यहाँ पे 1 बना लिया, लेकिन यहाँ 0 बनाना पड़ेगा अब आपको। तो यहाँ 0 कैसे बनाए बताओ, क्या करें? सर इसको 2/5 से गुणा कर दो, इस पूरे को 2/5 से गुणा कर दो, और फिर इसमें से घटा दो। आगे बात समझ में? तो करो इसमें। तो यहाँ से सर 2/5 से गुणा करें, कितना आएगा? और कैलकुलेशन में बेटा करो इसमें, 2/5, 2/5 का मतलब हो गया अपना 18/19 क्या? है? गड़बड़ तो नहीं कर दी कैलकुलेशन? कैलकुलेशन सही आ रही है क्या अपनी? कैलकुलेशन मैच कर लो भाई एक बार। यहाँ तक तो ठीक है। और 45/19 ये भी ठीक है, 0 1 ये भी ठीक है, 5/19 ये भी ठीक है, -3/19 ये भी ठीक है। चलो सही है। ठीक है, अब क्या करना है? अब सर एक काम करो आप, यहाँ से इसमें से इसको आप गुणा कर दो, किससे? क्योंकि यहाँ 2/5 है ना, तो इसको हमें 0 बनाना है, तो 2/5 से गुणा कर दो। तो इसको अगर 2/5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर यहाँ 2/5 से गुणा करके इसमें से घटा देते हैं, काम हो जाएगा ना अपना? हो जाएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? इसको 2/5 से गुणा करके कितना आ रहा है? पक्का? तो 18/19, इसको 2 में से घटाओ, 2 में से घटाएंगे अपन, क्योंकि वही बात है, अगर इसमें से इसको घटा दो तो माइनस में आ जाएगा ये। 18/19 से वो 1 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन यहाँ क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है, इसका यहाँ धनात्मक रखना है। तो अब आप देखो यहाँ पे 19 दूनी 38, और 38 में से 18 गए 20, 20/19, तो सर ये आ जाएगा 20/19। ये बात समझ में आ रही है क्या मेरी? ये एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन अभी तो समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे क्या करना है सर? इसको अपन 0, तो इसको अपन गुणा करेंगे 2/5 से, तो 0 है, और इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का नहीं सर, उसमें से घटाना तो 1 ही रहेगा, क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो ये 1 आ गया। फिर सर यहाँ से इसको 2/5 से गुणा करेंगे, और ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसको 2/5 से गुणा करेंगे, 2/19, और 2/19 होगा तो माइनस का 2/19, इसमें से घटाएंगे ना, सही तो है। तो 2/19 आएगा, लेकिन क्या आएगा? माइनस का ना, माइनस का आएगा। और फिर यहाँ गुणा करेंगे इसको 2/19 नहीं 2/5 से, तो 2/5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा ये? सर 6/95, माइनस का 6/95 है ना, और ऊपर कितना है?
1/5, उसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, 1/5 और ये प्लस हो जाएगा सर, तो कितना आ गया बताओ? 95। कैलकुलेशन ज्यादा हो गई इसमें, और ये 19 हो गया क्या? 25/95 मतलब है 5/19 ही आ गया, तो 5/19 कर दो। अब जेड जे माइनस ये वो निकाल लो, क्या आएगा? इसको इससे गुणा करो, इसको गुणा करें 5, ये 0 आ गया, और ये 0, ये दोनों 0 आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। अब ये दो वैल्यू निकाल लो, इस बार आ जाना चाहिए भाई। इन दोनों को गुणा करो, कितना आ रहा है? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी क्या ये? वैल्यू देखो सेम आ रही है क्या? 9/15 माइनस का 2/19, तो ये 5/19 आएगा, ये आ जाएगा 5/19, और ये कितना आ रहा है? 16 बट्टे, देख लो इसको सोल्व कर लो, ये आ रहा है 16/19। अरे कर लोगे इसको तो, एग्जाम में नहीं करना बेटा, मत दुखी रहना। सारे जेड जे माइनस जे क्या आ गई? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अब जाके इसमें इष्टतम हल मिलेगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे तो आपको क्या मिल गया सर? यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले आप इसको उतार लो, अब मैं इसके रिजल्ट्स लिखवाता हूँ आपको कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि टेबल सोल्व करना कोई नहीं पूछेगा आपसे कि सिंपलेक्स टेबल सोल्व करके दिखाओ। तो पता चला कि जेड जे माइनस सी जे कैसे निकालते हैं। नहीं पता चला? एक क्वेश्चन आप कर लेना तो खुद सोल्व। बुक है क्या आपके पास एलपीपी की? तो मैं ग्राफिकल का तो कराया ही आपको क्वेश्चन है। अरे ग्राफिकल वाला क्वेश्चन कराया ना मैंने, उसको एक सिंपलेक्स से कर लेना, बस एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अब उसका आपको हल भी पता है क्या आना है, बस तो आंसर मैच कर लेना। अब इसको आप ग्राफिकल से करना, आंसर ये आ रहा है क्या? ये पॉइंट होगा जो उसका इस्तेमाल बनेगा, चेक कर लेना आप लोग। जो मैंने क्वेश्चन लिया उसको तो ग्राफिकली कर ही सकते हो, तो आप उसको ग्राफिकल करना घर पे, और फिर एक ग्राफिकल उठाना, उसको सिंपलेक्स से करना। हाँ मनोज कुमार, नहीं आई बात समझ में तो मेरे से दोबारा पूछना कि सर बात जमी नहीं, ये चीज समझ नहीं आई, जो भी है। एक क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, हो जाएगा। और अब चाहो तो अब कर लो, चलो कर लो, लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, कर लोगे पक्का? क्वेश्चन नहीं आना है, बाकी थोड़ा सा ये आएगा तो आपको रिजल्ट याद रह जाएंगे। हाँ, रिजल्ट याद रह जाएगा, इसमें से ध्यान रखना, लिख लो। किसमें? किसकी न्यू इम्पोर्टेंस? कौन कह रहा है? अभी देख थोड़ी देर में इम्पोर्टेंस खूब आ जाएगी। अरे तो मैंने कहा क्वेश्चन ये थोड़ी पूछेगा आपसे यार, फिर वही बात। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अगर ये लिखवा देता सीधा सीधा कि अगर कोई अनाधारी चर के संगत जेड जे माइनस सी जे 0 आएगा, तो वहां पे वैकल्पिक इष्टतम हल विद्यमान होंगे, तो क्या आपको हजम हो जाता है क्या? अब हो जाएगा ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये दो मान आए ना, इनमें से किसी एक मान के संगत 0 आ जाता, तो वहां पे कौन से हल मिलता? वैकल्पिक इष्टतम हल विद्यमान होता, यानी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो जाती। अब समझ में आ जाएगा नहीं वो बात?
इसलिए ये क्वेश्चन कराया है भाई। ये तो दोनों हमेशा जीरो ही आएंगे, लेकिन जो अनाधारी चर आप जो सोल्व कर रहे हैं वो अनाधारी है भाई। ये आधारी है तो बचे हुए तो अनाधारी है ना दोनों। तो अनाधारी के संगत जेड जे माइनस सी जे का मान अगर जीरो आ गया किसी का भी, इसका मतलब उसके पास क्या रहेंगे, वैकल्पिक इष्टतम हल विद्यमान होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये लिखवाऊंगा सारे रिजल्ट में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई जेड जे माइनस सी जे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए और किसी एक कॉलम के संगत अगर उसके मान नेगेटिव और केवल जीरो रहे, तो उस केस में कौन से हल मिलेंगे। तो ये सारे रिजल्ट अब आपको समझ में आ जाएंगे भाई। या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इसके पास, क्योंकि यहाँ पे इसके फिक्स मान आ गए आपके दोनों, तो इस केस में तो यूनिक इष्टतम हल होगा। और हल कौन सा होगा, एक तो 45/19 होगा और दूसरा 20/19 होगा। हल ये नहीं बनेंगे, ये वाले हैं, यानी x2 का मान तो आएगा 45/19 और x1 का मान आएगा 20/19। ठीक है ना, वो नहीं है हल। हाँ ये हल है, और उस पे इसी पे ये मैक्सिमम मान देगा आपका, इसी पे क्या देगा ये मैक्सिमम मान दे। अब मैंने आपको यही तो कहा कि इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड से करना, देखना यही आ रहा है क्या, पता चल जाएगा। दो से ज्यादा मैं ले लेता तो तुम इसमें ही परेशान हो रखी हो हैं, तो उसमें कैलकुलेशन तो बढ़ेगी ना, कम थोड़ी होगी। लेकिन मैं उसको नहीं ले रहा क्योंकि वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा, अगर आएगा तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो लिखवा रहा हूँ ना वही आएगा, टेंशन मत लो आप। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो डायरेक्ट नहीं छपवा सकते, है ना। अगर आप एक क्वेश्चन खुद से कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ करना है क्वेश्चन, आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है, अपने आप को कुछ सीखने को तो मिलेगा उसमें, रिजल्ट तो याद हो जाएंगे आपके कम से कम। हाँ ग्राफिकल वाला कर लेना जिसने आप सोल्व कर रखा हो, और ऐसा करना जिसमें वैल्यू छोटी छोटी ले रखी हो मैंने, वो आसान हो जाएगा, उसमें इतना क्यों सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसमें रिजल्ट लिखवाऊंगा मैं। फर्स्ट रिजल्ट लिखिए आप, लिखिए रिजल्ट फर्स्ट, और ये आएंगे क्वेश्चन। तो लिखिए न्यूनतम अनुपात का चयन, बताओ न्यूनतम अनुपात क्यों देखते हैं अपन, मिनिमम रेशियो, तो बाहर निकालते क्यों है, किसी वेरिएबल को बाहर निकाल रहे हैं, किसी वेरिएबल को एंटर कर रहे हैं, किस लिए कि सर अपन क्या देखना चाहते हैं कि सुसंगत प्रतिबंध कौन सा है, यानी अच्छा हल देने वाला प्रतिबंध अपन चूज करते हैं। इसलिए किसी को अंदर लाते हैं, किसी को बाहर निकालते हैं, किसी को अंदर लाते हैं, किसी को बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस हमेशा रिपीट होती है इसमें। तो कुल मिला के सुसंगत प्रतिबंध को सेलेक्ट करना है अपन को, इसी के लिए न्यूनतम रेशियो में देखा जाता है। आगे बात समझ में, तो आप लिखें इसमें फर्स्ट पॉइंट, न्यूनतम मान या न्यूनतम अनुपात का चयन सुसंगत प्रतिबंध के लिए किया जाता है। देखिए इसमें न्यूनतम अनुपात का चयन, न्यूनतम अनुपात का चयन सुसंगत प्रतिबंध के लिए किया जाता है। न्यूनतम अनुपात का चयन सुसंगत प्रतिबंध के लिए किया जाता है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे से एलपीपी पढ़ना चाहता हो कि सर मेरे को तो हर चीज का मतलब जानना है, तो मैंने आपको कहा था मेरी वीडियो डले हुए वो देख लेना, और यही वाला देख लेना, वहां लिखा हुआ है सिंप्लेक्स मेथड, बेसिक जो वेरिएबल वाला सब लिखे हुए हैं, उस पर नाम लिखे हुए हैं। तो अगर आपको हर चीज का मतलब जानना है, वैसे अपने तो काम का नहीं है यहाँ पे तो, लेकिन मान लो कोई इंटरेस्टेड हो कि सर मिनिमम रेशियो क्यों करते हैं, क्यों लेते हैं, और फिर बेसिक वेरिएबल किन को लेता है, क्यों लेते हैं, सारी चीजें अगर जाननी हो डिटेल से, मैंने सब पढ़ा रखा है। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देखना। हाँ बगैर जयपुर वाला, आइलर मैथ्स एकेडमी एक नाम से है, उसमें 600 कुछ ही सब्सक्राइबर है शायद, उस पर डले हुए। हाँ
उसमें दो है, एक तो जयपुर लिखा आएगा, एक बिना जयपुर वाला। तो बिना जयपुर वाले में देखना, उसमें डले हुए एलपीपी के, वो मैंने गेट में पढ़ाई थी। तो अगर आप इसी को आज जाके देखना, या मैं डाल दूंगा ना उसमें, अपने कोर्स में भी डाल दूंगा, और तुम्हारे उसमें उसमें जुड़े हुए हो ना तुम लोग, 100 वाले कोर्स में जुड़े हुए हो ना सब, उसमें डाल देंगे, पूरी एलपीपी डाल दूंगा, देख लेना, आप समझ में आ जाएगी आपको पूरी की पूरी। तो तुम्हें लिखना थोड़ी है, तुम्हें तो समझना ही तो है, वो इंग्लिश में लिखवा रखी है, आपको क्यों लिखना है। लेकिन आप देख लेना, अच्छी बात है, आपको फायदा होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। भाई मान लो आपको कि नहीं सर हमें हर चीज देखनी है उसमें, तो मैं डाल दूंगा उनको, लेकिन वो उस बच्चे के लिए जो डिटेल से पढ़ने का इच्छुक हो, उसके काम की चीजें हैं। डायरेक्ट चीजें आपको मैं बता ही रहा हूँ, यही करना है आपको। ठीक है, लिखिए आप इसमें। तो ये लिख लिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट को क्या, न्यूनतम मान का चयन, न्यूनतम अनुपात का चयन सुसंगत प्रतिबंध के लिए किया जाता है। न्यूनतम अनुपात का चयन सुसंगत प्रतिबंध के लिए किया जाता है। दूसरा लिखें आप, यदि न्यूनतम अनुपात बराबर हो, यदि न्यूनतम अनुपात बराबर हो, तब अपभ्रष्ट हल विद्यमान होगा, तब अपभ्रष्ट हल विद्यमान होगा, तब अपभ्रष्ट हल विद्यमान होगा। लिख लो, यदि न्यूनतम अनुपात बराबर हो, तब अपभ्रष्ट हल विद्यमान होगा। जब आपका रेशियो टाई आ जाए, मिनिमम रेशियो टाई आ जाए, मतलब बराबर आ जाए, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अपभ्रष्ट हल विद्यमान होगा। अब अपन लिख लेंगे कि भाई किसी जेड जे माइनस सी जे के संगत अगर मान लो अनाधारित चर का मान 0 आ जाएगा, तो वहां पे कौन से हल मिलेगा, वैकल्पिक इष्टतम हल मिलेगा। तो अब लिखें, तीसरा पॉइंट लिख लो इसमें, यदि किसी, लिख लो इसको, यदि जेड जे माइनस सी जे, नहीं सॉरी, ऐसे लिखो, यदि किसी अनाधारित चर के लिए, ऐसे लिखो, यदि किसी अनाधारित चर के लिए, यदि किसी अनाधारित चर के लिए जेड जे माइनस सी जे बराबर 0 हो, यदि किसी अनाधारित चर के लिए जेड जे माइनस सी जे बराबर 0 हो, जेड जे माइनस सी जे बराबर 0 हो, तो एलपीपी के पास वैकल्पिक इष्टतम हल विद्यमान होगा। तो एलपीपी के पास वैकल्पिक इष्टतम हल विद्यमान होगा, वैकल्पिक इष्टतम हल विद्यमान होगा। तो एलपीपी के पास वैकल्पिक इष्टतम हल विद्यमान होगा। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपसे लिखा जाएगा कि किसी सिंप्लेक्स टेबल में जेड जे माइनस सी जे यानी अनाधारित चर के संग जेड जे माइनस सी जे बराबर 0 आ जाए, तब एलपीपी के पास हल होगा, 4 ऑप्शन डाल देगा। आगे बात समझ में। तो अगर मान लो यहाँ 0 आ जाता है इस केस में, तो इसके बाद उसके पास कौन सा हल मिलता, वैकल्पिक इष्टतम हल। मैंने फिर कह रहा हूं कि आधारित चर के संगत जेड जे माइनस सी जे हमेशा 0 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें किसके संगत देखना है, अनाधारित चर के संगत। तो अनाधारित चर यहाँ कौन से होंगे, x1 और x2, उनके संगत यहाँ पे क्या आना चाहिए, सॉरी अनाधारी x3 x4 हो जाएंगे, उनके संगत यहाँ पे 0 आना चाहिए, किसी एक के संगत। उस केस में क्या हो जाएगा, वैकल्पिक इष्टतम हल विद्यमान। बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ भाई हल तो बाद में देखेंगे, सबसे लास्ट में। हल हमेशा टेबल में कब देखेंगे आप, जब सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। इसीलिए तो इक्वल टू 0 भी तो आ सकता है उसमें, वो यही तो रहता है, ये तो आते ही आते हैं 0। इनमें से कोई आ जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, उसके पास वैकल्पिक इष्टतम हल विद्यमान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसमें, लिखें यदि, यदि सभी जेड जे माइनस सी जे, देखिए इसमें, यदि सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
यदि सभी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तथा यदि सभी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तथा AIJ लेस देन इक्वल टू 0 तथा AIJ लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल I तथा जेवे स्तंभ फॉर ऑल I लिख लो, मैं समझा दूंगा बेटा। फॉर ऑल I तथा किसी जेवे स्तंभ के लिए, किसी जेवे स्तंभ के लिए ऐसे लिख लो, फॉर ऑल I तथा किसी जे के लिए या जेवे स्तंभ के लिए या जे के लिए की बात है, जे के लिए या जेवे स्तंभ के लिए शून्य तथा ऋणात्मक हो, वैसे वो तो लिख लिया ना, तथा AIJ लेस देन इक्वल टू 0 हो किसके लिए, फॉर ऑल I तथा किसी जे के लिए। वो मत लिखना शून्य तथा ऋणात्मक, क्योंकि वो तो अपन ने यहाँ लिख दिया ना, इसका मतलब यही तो होता है, ये मत छाप देना, 2 बार मत लिख देना। दोबारा समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि अपने LPP के पास सभी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, और अगर AIJ, अब AIJ कौन से देखने हैं, यानी सर AIJ का मतलब क्या होता है, अब आपको ये पता है कि सर I है वो क्या है, यहाँ पे I क्या होता है, रो, J क्या होता है, कॉलम होता है। तो कॉलम ऐसे लिखा जाता है, रो ऐसे लिखा जाता है। तो वो यही कह रहा है कि सभी I के लिए, सभी I का मतलब सारी वैल्यू की बात कर रहा है वो, और वो कह रहा है सर किसी J के लिए, तो J का मतलब क्या होगा, एक कोई स्तंभ होगा। तो अगर किसी स्तंभ के संगत कोई भी स्तंभ ऐसा हो जाए उसमें सारी वैल्यू या तो नेगेटिव हो जाए या फिर सिर्फ 0 हो जाए, उसमें धनात्मक वैल्यू नहीं होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की, उस केस में क्या होता है कि इसके पास कौन सा हल मिलेगा ये में देखना है। अरे मैं बताऊं, इधर ध्यान दो, यहां से अगर मान लो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए, अगर ये अब इसके अंदर कोई भी एक स्तंभ, स्तंभ का मतलब ये तो होगा, या तो ये स्तंभ होगा, ये स्तंभ होगा, ये स्तंभ होगा, ये स्तंभ होगा। तो स्तंभ के संगत जो भी आईवे का मतलब ये एरिया, ये रो के मान है, ये रो के मान है, और ये कॉलम है। तो किसी भी कॉलम में सारे अवयव अगर नेगेटिव और 0 हो जाएं, उस केस में इसके पास कौन सा हल होगा ये में देखना है। सारे मतलब यहाँ पे जैसे ये तो धनात्मक हो गया, मान लो ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाता और ये भी नेगेटिव हो जाता, तो वो केस आ जाता। अगर मान लो यहाँ 0 हो जाता, यहाँ नेगेटिव है, तब भी वही केस बन जाता। ये में देखना है, मतलब कोई ना कोई एक धनात्मक हो जाएगा तो वो केस नहीं आएगा। जैसे यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो इसीलिए तो यहाँ पे यूनिक हल मिल गया अपन को, क्योंकि यहाँ ये सिचुएशन नहीं बन रही है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो किसी भी कॉलम में आप सभी कॉलम को देखेंगे, अगर किसी भी कॉलम में उसके संगत जो भी वैल्यू आ रही है, अगर वो सारी की सारी नेगेटिव और 0 हो गई, उस केस में हमारे पास क्या मिलेगा वो हमें देखना है। तो इस केस में अपरिबद्ध हल क्षेत्र होता है, लेकिन जो हल है वो परिबद्ध हो जाता है, हल है वो क्या हो जाता है, परिबद्ध हो जाता है। तो आप लिख लेंगे इसमें पूरे को, तो आप लिखें इसमें, यदि सभी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा AIJ लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल I तथा किसी जेवे स्तंभ के लिए, ऐसे लिख लो, परेशान हो रहे हो तो, जेवे स्तंभ के लिए, तब या के लिए हो तो लिख लो, हो तो अपरिबद्ध हल क्षेत्र तथा परिबद्ध हल प्राप्त होता है। हो तो अपरिबद्ध हल क्षेत्र तथा परिबद्ध हल प्राप्त होता है। अपरिबद्ध हल क्षेत्र तथा हल परिबद्ध प्राप्त होता है, या परिबद्ध हल प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ ये सिचुएशन कब आती है, अगर होता तो मान लो मैं यहाँ माइनस कर देता, ये लो, अगर मान लो ये सिचुएशन आ जाती, मैंने यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और यहाँ माइनस पहले से है, तो एक आपको कॉलम मिल गया जिसमें सारे मान क्या आ रहे हैं, ऋणात्मक आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो हल है वो क्या आएगा, हल तो परिबद्ध आएगा, लेकिन हल क्षेत्र क्या होगा, अपरिबद्ध होगा। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव अपने थानी में लगा के बताया आपको, या फिर 0 हो जाए और नेगेटिव हो जाए,
लेकिन धनात्मक नहीं आना चाहिए कोई भी एक अवयव इसमें। अगर धनात्मक आ गया तो ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, नेक्स्ट लिखें, लिखो यदि सभी जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू 0 हो, यदि सभी जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे क्या कर दो सर, लेस देन इक्वल टू 0 हो, या तो ऋणात्मक हो या 0 हो, लेस देन इक्वल टू 0 तथा सेम लिख लो ए आई जे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ऑल आई के लिए तथा किसी जेवे स्तंभ के लिए, तब एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल प्राप्त होता है। अपरिबद्ध हल प्राप्त होता है, तो अपरिबद्ध हल होता है तो क्षेत्र क्या होगा, हमेशा अपरिबद्ध होगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो। तब एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल विद्यमान होता है। अब हल अपरिबद्ध है तो क्षेत्र क्या होगा, अपरिबद्ध होगा, तो ऐसे लिखो, तो ऐसे लिख लो कि हल क्षेत्र अपरिबद्ध होगा और हल भी अपरिबद्ध होगा, लेकिन वो आपको मैं लिखवा चुका हूँ, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख लिए तब एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल विद्यमान होगा, तो जब हल अपरिबद्ध होता है तो हल क्षेत्र हमेशा अपरिबद्ध होता है। तो आप या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, तब एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल क्षेत्र तथा अपरिबद्ध हल विद्यमान होगा, एक ही बात है, अपरिबद्ध हल क्षेत्र तथा अपरिबद्ध हल विद्यमान होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो इसकी फर्स्ट टेबल बनाई थी ना पढ़ने, देखो आपको मैं सिखाऊं, इधर ध्यान दो, जो मैंने फर्स्ट टेबल बनाई थी है आपके पास, ये रही, देखो इसको देखो, यहाँ पे सारे जेड जे माइनस सी जे क्या थे, लेस देन इक्वल टू 0 थे। अब अगर किसी कॉलम में ऐसा हो जाता जैसे इसने लिखा कि सारे नेगेटिव या 0 आ जाते, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको। अब देखो, लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी नहीं, लेकिन मान लो अगर यहाँ हो जाता है जैसे -5 है, यहाँ जाता मान लो -5 -3, तो डायरेक्ट कह देते अपरिबद्ध हल क्षेत्र और अपरिबद्ध हल सोल्व करना था, पर आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी फिर उसको, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आई ना, तो हाँ हाँ, सारे जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए उस केस में, यानी कोई भी उस केस में धनात्मक नहीं होना चाहिए इनमें से। तो उसके संगत अगर किसी कॉलम में ये सिचुएशन हो जाती है कि लेस देन इक्वल टू 0 वैल्यू रहेगी, तब यहाँ पे अपरिबद्ध हल क्षेत्र और अपरिबद्ध हल प्राप्त होते हैं। हाँ, वो किसी में हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, वो तो आगे सोल्व करा ही है ना अपन ने, ये केस तो करा ही है अपन ने, आगे सोल्व करना उसमें क्या करना है। बोल भाई मनोज, चिंता में क्यों बेटा? नहीं तो डायरेक्ट मैं लिखा देता, बताओ कैसे समझते तुम? अब तुम्हें कैसे पता चल जेड जे माइनस सी जे क्या होता है? भले ये आई जे लेस देन होते रहते, ग्रेटर देन होते रहते, तो इसलिए एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप वैकल्पिक स्तंभ, अब देखो मैं बताऊँ आपको सीखने का तरीका सीधा सा, मेरी बात मानोगे? देखो, आपको मैंने वैकल्पिक स्तंभ हल का एक ग्राफिकल मेथड कराया था, उस क्वेश्चन को इससे सोल्व करना, क्या मैंने जो रिजल्ट लिखा है वो आ रहा है? फिर मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था अपरिबद्ध हल और अपरिबद्ध हल क्षेत्र, उसको आप इससे सोल्व करना, क्या ये सिचुएशन आ रही है, पता चल जाएगा। भाई आप अभी करो ना, मैं कहीं भाग के थोड़ी जा रहा हूँ, आप जाके मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको आप सिंपलेक्स से करके देख लो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी उनमें, क्योंकि 2 वेरिएबल में तो जल्दी हो जाएगा। तो आज आपका काम यही है जाके कि जिसका मैंने वैकल्पिक इस्तेमाल बताया था जिस क्वेश्चन का, आप उसको इससे करो। क्या वैकल्पिक इस्तेमाल आ रहा है? मैंने जो आपको बताया कि अपरिबद्ध हल क्षेत्र और परिबद्ध हल, तो ये भी मैंने एग्जाम्पल कराया है, उसको सोल्व करके देख लो। मैंने अपरिबद्ध हल क्षेत्र और अपरिबद्ध हल ये भी कराया है, उसको भी करके तीनों क्वेश्चन करके देख लो ना, और अभी करो चलो।
करो एक क्वेश्चन कोई भी, बोलो कौन सा करोगे। नहीं रिजल्ट तो 5 के और भी है, लिख लो पहले पूरे। हाँ लिख लो, वैसे मैन तो यही है। अब वो तो पता ही है तुम्हें कि जब सारे जेड जे माइनस सी जे, अच्छा सारे जेड जे माइनस सी जे, ये नीचे क्यों खिसक गया, सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएंगे, उस केस में अपन क्या लिखते हैं, इसका इस्तेमाल विद्यमान होने की संभावना रहती है, लेकिन हमेशा हो जाए जरूरी नहीं है, हमेशा हो जाए जरूरी नहीं है। कब जरूरी नहीं है बताओ। अरे मान लो कोई 0 आ गया तो वहां पे क्या मिलेगा, एक इस्तेमाल नहीं मिलेगा, फिर वहां पे इनफाइनाइट मिलेंगे, वैकल्पिक इस्तेमाल आ जाएगा ना, तो वो सिचुएशन देखनी है, क्योंकि उसमें भी तो सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएंगे, लेकिन वहां पे इनफाइनाइट आ जाएंगे, तो वहां पे आप यूनिक नहीं बता पाओगे कौन सा ऑप्टिमल होगा, वहां पे यूनिक है नहीं बता पाओगे, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। मतलब कुछ मिला के ग्राफिकल मेथड ही यही है, वही चीजें तो यहाँ बता रहे हो जो ग्राफिकल में बताई आपने, बस ग्राफिकल तो आप जल्दी से बना सकते हो, उसको आप जल्दी से बना नहीं सकते हो, लेकिन चीजें तो वही पूछेगा आपसे। आप 3 क्वेश्चन आप जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो भी ध्यान दें इस चीज को, कि भाई जो भी अपन ने मैंने जो रिजल्ट लिखाए हैं इन पे मैंने ग्राफिकल में क्वेश्चन कराए हैं, वो सोल्व करके देख लो, अभी तो टाइम है आपके पास, ताकि आपको लग भी जाएगा अच्छा ये सिचुएशन आती है, क्योंकि कई बार ऐसा कर सकता है वो, अगर दिमाग लगाए तो आपको टेबल बना के दे देगा और फिर पूछ लेगा कि भाई इसमें से कौन सा हल होगा, तो टेबल बना के तो दे ही सकता है ना वो, अब उसमें टेबल को देख के सोल्व करना आपको कि इसमें क्या सॉल्यूशन आएगा, तो अब इनमें से कोई सिचुएशन डाल देगा उसमें जो मैंने रिजल्ट लिखवाए हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आपकी सीट में भी है, मिल जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन इसमें से कोई भी आ सकता है, तो ये आप 2-3 क्वेश्चन आप करके देख लें, नहीं आते तो मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूछे आप मेरे से, लेकिन उसमें आप ये अप्लाई करके देखो कि हाँ जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि इसमें इस जो अपन ने एग्जाम्पल लिया इसमें तो ये अप्लाई नहीं हो रहे, तो मैं जबरदस्ती तो कहाँ अप्लाई कर दूं, इसमें तो यूनिक हो जाएगा, यहाँ तो यूनिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन उसमें से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए, और उसके संगत जो कॉलम था कि सभी के संगत, उन कॉलम में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही जहां सारी वैल्यू नेगेटिव या 0 हो जाएंगे, बस। हाँ इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, लिख सकते हो, ठीक है लिख लो इसमें। तो कृत्रिम चर वाला तो मैंने वैसे भी लिखवाया नहीं है, लेकिन ये मैं 2 फेज में पढ़ाऊंगा तभी लिखाऊंगा, ठीक है। ये लिख लो आप, एलपीपी का आधारित सुसंगत हल, लिख लो एलपीपी का एलपीपी का आधारित सुसंगत हल विद्यमान होगा यदि